राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। सूत्रों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री का कर्नाटक के मंगलुरु शहर के येनोपोया अस्पताल में निधन हो गया। उनका अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष वार्ड में इलाज चल रहा था। जुलाई में उनके मस्तिष्क में एक थक्का हटाने के लिए उन्होंने बेंगलुरु में एक सर्जरी कराई थी। गिरने के कारण सिर में चोट लगने के बाद उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस यूपीए सरकार में परिवहन, सड़क और राज्य मार्ग और श्रम और रोजगार भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। वह वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से और कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। वह इससे पहले भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली यूपीए सरकार में एआईसीसी महासचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। उन्होंने राजीव गांधी के संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। वह 1980 में कर्नाटक के उडुपी निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से 1984, 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। बाद में वे 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 में उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। वे 2004 से 2009 तक केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, एनआरआई मामले, युवा और खेल मामले और श्रम और रोजगार जैसे कई विभागों को संभाला। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की परिषद के सदस्य भी 2 बार रहे। आपको बता दें कि उन्होंने राजनीति में रहने के दौरान उत्तर पूर्व इंसर्जेंसी को भी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त कुचिपुड़ी नृत्य में भी फर्नांडिस महारत रखते थे। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष पर्यावरण प्रतिनिधि जॉन एफ कैरी के साथ भारत अमेरिका पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा 2030 पार्टनरशिप के अंतर्गत क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत और अमेरिकी सहयोग को एक सकारात्मक कदम बताया। I once again welcome Special Presidential Envoy for Climate, Mr. John Kerry, his team, and my Indian colleagues to the launch of Climate Action and Finance Mobilization Dialogue. As we all know, climate change is one of the biggest global challenges of the country. It is multidimensional, visible, goes beyond national borders, and so it requires a global response. India is committed at the highest level of combat climate change and also for meeting its commitment made to the international community under the Convention and its Paris Climate Change Agreement. The government is addressing challenge posed by climate change through its several key initiatives. We are working proactively in promoting low carbon and sustainable lifestyle, and our action translate into India's multiple policies and programs aimed at synchronizing development and climate change action at national, state, and local levels. The India economy is becoming greener through this conscious action, and there are efforts to enhance energy efficiency across the economy, increase the share of renewable energy in the national mix, and enhance forest and tree cover, while simultaneously meeting India's development challenge in a sustainable manner. India's climate action are rated high in many independent assessments. India has achieved reduction of 24% in emission intensity of its GDP between 2005 and 2016, thereby achieving its pre-2020 voluntary target. India's NDC has been rated as 2 degrees Celsius compatible. India's Honorable Prime Minister has further announced the aspirational target of renewable energy capacity of 450 gigawatt by 2030. India's total forest and tree cover is 24.56% of the total geographical area of the country, and it is increasing. India sees hydrogen as a future energy driver. Toward this, we have launched the National Hydrogen Mission. I am fully confident that today's initiative under India-US partnership agenda will further help us in strengthening our climate action. As two mature and vibrant democracies,
India and United States are natural partners with shared values. I believe this dialogue will not only strengthen India-US bilateral cooperation on climate and environment, but also help to demonstrate how the world can align swift climate action with inclusive and resilient economic development, taking into account national circumstances and sustainable development practices. Thank you. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure for me to be back in India, and I want to thank Minister Yadav for hosting this exciting event for the launch of the U.S.-India Climate Action and Finance Mobilization Dialogue. When I visited India last April, before we held the summit in Washington, before President Biden's summit, I was very pleased to be able to meet with and work with Prime Minister Modi to develop the U.S.-India 2030 partnership, which Prime Minister and President Biden then announced at the summit. The Agenda 2030 partnership established a climate and clean energy agenda as a core pillar of the U.S.-India relationship. And the CAF-MD, as we refer to it in short, is one of the two main tracks of the Agenda 2030 partnership that we created at the summit. So I look forward to our very robust collaboration through the new Climate Action and Finance Mobilization Dialogue, and I am absolutely convinced that through this partnership, India and the United States can set an example for the world how swift climate action with inclusive and resilient economic development can bring the world closer to our goals and build stronger economies for all of us. Thank you very much. भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को राजभवन में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के प्रमुख नेता शामिल हुए। समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनके अनुकरणीय कार्य को देखा है, चाहे वह भाजपा संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में। वह निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। पीएम ने 5 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान निवर्तमान सीएम विजय रूपानी के काम की भी सराहना की। मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्षों के दौरान विजय रूपानी जी ने कई लोगों के अनुकूल उपाय किए हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए अथक रूप से काम किया। मुझे यकीन है कि वह आने वाले समय में सार्वजनिक सेवा में योगदान देना जारी रखेंगे। अपने शपथ ग्रहण से पहले पटेल ने स्वामी नारायण गुरुकुल में संतों का आशीर्वाद लिया और परंपरा के अनुसार गौ पूजा की। बाद में उन्होंने अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की। पटेल ने इससे पहले राज्य के अन्य नेताओं के साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। शाह ने ट्वीट किया, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य का सतत विकास अपनी गति को बनाए रखेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने रविवार को पटेल को फोन किया और बधाई दी। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત
રાગ કે દ્વેષ વિના રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग स्थापना हेतु भूमि पूजन समारोह में पहुंचे। यह गारमेंट उद्योग आचारपुर औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कंपनी के अधिकारियों और जनता को शुभकामनाएं दी और उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। आज गोकुलदास एक्सपोर्ट जिसके बारे में शिवराम कृष्णन जी से भी आपने सुना, दत्तीगांव जी ने भी आपको बताया, ये एक ऐसी रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी है जिसके उत्पाद का अधिकांश हिस्सा अलग अलग दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट होता है। और एक नहीं, अनेकों बड़ी कंपनी ग्राहक है। एक नहीं, अनेकों बड़ी, जितनी नामी कंपनियां हैं वो सिक्का अपना लगाती है, लेकिन माल गोकुलदास एक्सपोर्ट बनाती है। तो दुनिया भर में आपका बाजार है। और गर्व की बात यह है कि हम एक्सपोर्ट जहां से करते हैं तो विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होती है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आप मार्च में उत्पादन प्रारंभ कर देंगे। मार्च की टारगेट है ना, अप्रैल देखो काम हो तो इस गति पे हो, सितंबर में भूमि पूजन और अप्रैल में काम शुरू, और नहीं तो 4-6 साल काम होने लग गया तो तब क्या संजय। लेकिन एक कमी रह गई भाई इसका, देखो 90% रोजगार महिलाओं को मिलना है, और इसलिए ये प्लान करो आगे कि ऐसे कार्यक्रम में कम से कम चुनी हुई बहनों को इसी क्षेत्र के आसपास हमको जरूर बुलाना चाहिए, ताकि उनमें एक भरोसा जगे, एक विश्वास जगे, उनमें से कई को हम ट्रेनिंग दें और उन्हीं को यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। ये उद्योगों का कार्यक्रम कोई चुने हुए लोगों का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज दुनिया की, देश की और मध्य प्रदेश की, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहता हूँ, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोजगार। अब शिवराम कृष्णन जी, आपने अच्छा क्षेत्र चुना है, 110 करोड़ लगाओ और धीरे धीरे 10,000 को रोजगार दे दो। इससे बड़ा उद्योग कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्रायोरिटी केवल पूंजी निवेश नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है कि अधिकतम लोगों को हम कैसे रोजगार दे पाए। और यहाँ तो 10,000 लोगों तक को रोजगार मिलेगा। मैं ये बात और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बने 16 महीने हुए, चौथी बार बने। 16 महीने में से 8 महीना तो बंद था सब कुछ, 4 महीने कोरोना की पहली लहर में और 4 महीना कोरोना की दूसरी लहर में। लेकिन बावजूद कोरोना के कहर के मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना काल में ही हमने लगभग 384 औद्योगिक इकाइयों को 840 एकड़ भूमि
आवंटित की है और 22,000 लोगों को रोजगार से लगाने का काम किया है। अगर आप औद्योगिक इकाइयों की संख्या में देखें तो 48% की वृद्धि हुई है। भूमि आवंटन 32% की वृद्धि हुई है। पूंजी निवेश 63% की वृद्धि हुई है और रोजगार सृजन में 38% की वृद्धि हुई है। लगातार ये काम जारी रहेगा। हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार, और इसलिए हमने स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए कि आज आप तय करो और 30 दिन में हम सारे अप्रूवल आपको दे देंगे, सारे क्लियरेंस आपको देंगे, आपके उद्योग के लगाने का रास्ता हम साफ कर देंगे। मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भूमि है, लैंड बैंक हमने बना रखे। मुझे प्रसन्नता है कि आज औद्योगिक पार्क अचारपुरा में टेक्सटाइल पार्क और नर्मदा जल प्रदाय पाइप योजना का भी लोकार्पण किया है। ये टेक्सटाइल पार्क है, यहाँ और अनेकों यूनिट्स आएंगे। 154 भूखंड है जिसमें कई उद्योगों को ये भूखंड हमने आवंटित भी कर दिए हैं और आवंटन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसलिए अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और उद्योग आने, तो लगातार और उद्योग आते रहेंगे। एक बार मैं फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट को, शिवराम कृष्णन जी को, उनकी टीम को और विष्णु जी आपको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तरी दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए हैं। इमारत के पास से गुजर रहे 2 बच्चों ने मलबे से निकाले जाने के बाद दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मलबे से निकाले गए दोनों बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 3-4 अन्य लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। बच्चों की उम्र क्रमशः 7 और 12 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहा जा रहा है कि इमारत के भूमि तल पर स्थित दुकान में चल रहे निर्माण कार्य के कारण यह हादसा हुआ। राहत और बचाव कार्यों के लिए सोमवार को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में दमकल की 5 गाड़ियां, अर्थ मूवर, जेसीबी मौके पर भेजी गई। मलबे से 2 बच्चों के अलावा एक अन्य बुजुर्ग को भी बाहर निकाला गया है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। इमारत गिरने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब उत्तरी दिल्ली इलाके में इमारत ढह गई तो आसपास की कुछ इमारतें हिल गई और बिजली चली गई। फायर विभाग के अनुसार सब्जी मंडी क्षेत्र से एक फोन आया, जिसमें सुबह 11:50 पर इमारत गिरने की घटना की सूचना दी गई। इमारत दिल्ली में मलकागंज के पास रॉबिन सिनेमा के सामने स्थित है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने की घटना बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। मैं खुद स्थिति पर नजर रख रहा हूं। इसी बीच उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एनडीआरएफ की एक टीम भी बचाव कार्य में मदद के लिए मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के एक उच्च अधिकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस, एमसीडी, एनडीआरएफ सहित अन्य की टीमें बचाव अभियान के लिए मौजूद है। हमें मलबे में फंसे लोगों की संख्या का आकलन करने के लिए समय चाहिए। अब तक एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, उसके सर में चोट लगी है और उसे अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता करके पराली की समस्या पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारों ने अब तक किसानों पर सारा इल्जाम लगाया, लेकिन जिम्मेदारी सरकारों की है। उन्होंने जानकारी दी कि एयर क्वालिटी कमीशन में दिल्ली सरकार ने पूसा डिकम्पोजर के दूसरे राज्यों में इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है और केंद्र सरकार की कमीशन ने भी इस संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दी है। पराली का धुआं, जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो आता है, उसकी वजह से हवा दूषित होती है। अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। राज्य सरकारें कहती थी केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कहती थी राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से तो काम नहीं चलता ना, हमें समाधान निकालना है और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पे विश्वास रखती है। पिछली साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है। ये बायो डिकम्पोजर क्या कहता है? पहले तो हम ये समझ लें कि पराली की समस्या क्या है। धान की फसल लगभग अक्टूबर के महीने में किसान काटता है। जो जब धान की फसल कटती है तो धान की फसल कटने के बाद इतना इतना तना उसका नीचे रह जाता है, उसको डंठल कह लीजिए, तना कह लीजिए, उतना रह जाता है, इतना इतना तना नीचे ज़मीन पे रह जाता है। इसको पराली कहते हैं।
इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है, 20-25 दिन का समय मिलता है, उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है, तो समय बहुत कम होता है। इस समय के बीच में किसान को इस तने को, इस डंठल से मुक्ति पानी होती है, तो किसान क्या करता है, तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है, पराली सारी जल जाती है, खेत साफ हो जाता है और किसान दोबारा गेहूं की बुआई कर लेता है। इसकी वजह से धुआं पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया, जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकारों ने क्या किया, दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। सरकारों को समाधान देना चाहिए था, सरकारों ने समाधान नहीं दिया, सरकारें दोषी हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, बेहद सस्ता है। उस बायो डिकम्पोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गांवों में 39 विलेजेस, 39 गांव में हमने 1935 एकड़ जमीन के ऊपर इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया। इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तैयार हो जाती है दोबारा बुआई करने के लिए। इस डंठल को काटना नहीं पड़ता, इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता। तो हमने एयर क्वालिटी कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की। हमने कहा भाई दिल्ली ने अब समाधान दे दिया है। जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने बायो डिकम्पोजर का छिड़काव उनके खेतों पे कराया, ऐसे ही आस पड़ोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करें। वैपकॉस एक एजेंसी है केंद्र सरकार की, उसको कहा कि आप इसका ऑडिट कीजिए, आप इसकी जांच कीजिए और देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने ये बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है क्या ये अच्छा है, इसके क्या नतीजे हैं। 4 जिलों के 15 गांवों में जाके उन्होंने 79 किसानों से बात की और 79 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, केंद्र सरकार की एजेंसी ने लिखा है कि बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। कि बायो डिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे, वो घट के 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई। मतलब फर्टिलाइज़र खाद का भी इस्तेमाल कम हो गया, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ी। और ओवरऑल गेहूं की प्रोडक्शन बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की, सारे किसानों के बायो डिकम्पोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में छिड़काव कराए। इतना सस्ता है, इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है, वो फ्री में छिड़काव कराए सारी राज्य सरकारें। और अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, अब कम से कम हम लोगों को, सब लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को किराया भुगतान पॉलिसी को लेकर घेरने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर अपना वादा न पूरा करने का आरोप लगाया और इस संबंध में कोर्ट की कड़ी टिप्पणी का भी जिक्र किया। बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और मुद्दा है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की झूठ बोलने का, झूठे वादे करने का, और जो उन्होंने कमिटमेंट किए उन कमिटमेंट्स को नॉर्मल डेज की अगर हम बात छोड़ दें, ये क्रूशियल डेज में जो बहुत ही कठिन समय था दिल्ली वालों के लिए कोरोना के समय, उस समय उन्होंने एक वादा किया था और वो वादा उन्होंने 29 मार्च को किया था, जिस समय कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली और देश में थी। तो उन्होंने पहले मकान मालिकों से अपील की और ये कहा कि हम मकान मालिकों से अपील कर रहे हैं कि आप जो गरीब लोग हैं, जो किराया देने में असमर्थ हैं, उनको किराया मत लेना, उनका किराया फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर देना। अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार उसका भुगतान करेगी। लेकिन अफसोस की बात 29 मार्च और आज तारीख है 13 सितंबर। आज 13 सितंबर हो गई, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो अपना वादा किया था वो वादा नहीं निभाया। जितने कोरोना काल के दौरान कष्ट में लोग रहे, गरीबों को जिन्हों किराए का भुगतान नहीं कर सके, केजरीवाल सरकार ने वादा किया, नहीं निभाया। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली की जनता से, गरीबों से वादा किया था किराया देने का, जो नहीं निभाया। कोर्ट ने पहले इनको हियरिंग की। जब ये केस कोर्ट में गया, आप देखिए कोर्ट में जाने के बाद भी इन्होंने 6 हफ्ते कोर्ट ने समय दिया और वो 6 हफ्ते में भी इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके जो वादे किए, चाहे वो 2 महीने का राशन देने की बात हो, ऑटो वालों को 5,000 रुपये देने की बात हो, कोरोना से जान गंवाने वालों को 50,000 रुपये कंपनसेशन देने की बात हो, या फिर जिस परिवार में कमाने वाला कोई गया उसकी घर में पेंशन लगाने की बात हो, अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और उनको 25 वर्ष तक 2,500 रुपये पेंशन देने की बात हो, आज तक कोई भी फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गरीबों और आम व्यक्ति के साथ जो विश्वासघात किया है वो सब आपके सामने है। एक कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी है। अगर मैं वो पढ़ूंगा तो वास्तव में आपको समझ में आएगा। कोर्ट ने साफ कहा, जो हमारे जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने, कोर्ट हैड सेड द एश्योरेंस वाज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉमिस, मुख्यमंत्री के लिए कहा है, बट ए स्टेटमेंट मेड बाय द सीएम। ये कोई मामूली व्यक्ति का कोई एश्योरेंस नहीं है, पॉलिटिकल एश्योरेंस नहीं है, ये सीएम का स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट वाज नॉट मेड बाय ए गवर्नमेंट फंक्शनरी at a lower level in the hierarchy who could be devoid of such knowledge. The CM expected to have had the said knowledge and expected to exercise his authority to give effect of his promise assurance, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया कि केजरीवाल साहब अपने वादे पूरे करिए। ये जो झूठे वादे करके आप झूठा लालच दे रहे हैं और अपनी इस झूठे वादे को आप दूसरे राज्यों में भी झूठ बोलकर प्रचारित कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम